हाँ, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी पहले मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू जैसा दे देता हूँ मैं आपको। सुपर प्लस कंडक्टिविटी या कंडक्टर को जब ऐड करते हैं तो बनता है सुपर कंडक्टर। मतलब क्या है कि कोई एक कंडक्टर जैसे नॉर्मल कंडक्टर होता है ना, वैसे एक कंडक्टर है पर उस पर सुपर लगा दिया, मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई है उसकी। ठीक है, तो इसलिए अब हम स्टडी करेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या क्या क्या जो भी है। ठीक है, मतलब थोड़ा आइडिया हो गया कि एक कंडक्टर है उसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी, क्या कब आती है, क्यों होती है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1911 बाय ये ओन्स वाइल ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी एट वेरी लो टेम्परेचर। देखो उसने कब ये फिनोमिना इंट्रोड्यूस, मतलब उसे पता लगा जब वो Hg मतलब मरकरी की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल तो वही नॉर्मली इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस तो पता ही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है जब। ठीक है, तो Hg की जब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को स्टडी कर रहा था, कब, एट वेरी लो टेम्परेचर्स, वेरी लो टेम्परेचर, तब उसे पता लगा कि ऐसा भी कुछ सुपर कंडक्टिविटी नाम का भी कोई एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की। वो क्या होती है देखो। तो वो कह रहा है कि वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू 4.2 केल्विन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। 4.2 केल्विन कितना हुआ, देखा ना हमने, 0 डिग्री पे तो कितना आता है, 273 आता है। ये 4.2 है, मतलब 4.2 को करेंगे तो 8 13 9 6 196 पॉइंट माइनस में आएगा, माइनस डिग्री सेल्सियस, इतने पे माइनस 169.8 डिग्री सेल्सियस पे वो इसकी स्टडी कर रहा था। और ये क्या है, 4.2 केल्विन के बराबर होता है ना, ये डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में। ये तो क्या है, हीलियम का लिक्विड पॉइंट, मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हीलियम। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी Hg डिक्रीज्ड। उसने देखा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली फ्रॉम इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट से हम 4.2 के की तरफ मतलब डिक्रीज होते हैं तो वो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे हम 4.2 के क्लोज आ रहे हैं देखो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो पता है ना क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। रेजिस्टेंस वो होता है जैसे किसी भी, देख मान लीजिए एक मेटल है, उसमें अगर एक करंट मैं 1 एम्पियर का देता हूँ, 1 एम्पियर का करंट दे रहा हूँ। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, V=IR होता है, मान लीजिए ये वाला R है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे जैसे हम 4.2 के पास जाते रह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी किसकी, मरकरी की रेजिस्टेंस जो है वो घट रहा है। ठीक है, ये ग्राफ में देखो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रो, ठीक है, और T है टेम्परेचर। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो एक फिजिकल चीज़ होगी ना, और एक रेजिस्टिविटी होती है। एक रेजिस्टिविटी मैं बताना चाहूँगा, रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब जैसे रेजिस्टिविटी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, R=ρL/A। जैसे कोई वायर है, उसमें रेजिस्टेंस मान लो कुछ दे रखा है, इतने फलाने ओम का दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। रेजिस्टिविटी ये होता है रेजिस्टेंस, ये रो होता है रेजिस्टिविटी, L होता है उस पूरे वायर की लेंथ, और A होता है क्या, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वायर ऐसी होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है, तो उसका एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होता है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, तो मतलब हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, और दोनों प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, तो यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल मेटल होता है, कोई भी नॉर्मल मेटल लेते हैं, अभी सुपर कंडक्टर नहीं है, वो नॉर्मल मेटल लिया है हमने। ठीक है, तो उस पर टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, तो वो कुछ ऐसा नज़र आता है, कुछ ऐसा नज़र आता है वो मेटल कि देखो ये टेम्परेचर था या रो था या आर था, जो भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये 0 है, यहाँ पे केल्विन में दे रखा है, और ये ठीक है। तो ये कह रहा है कि 0 केल्विन जब था तो 0 केल्विन ही था, तो 0 केल्विन था, तो वो रेजिस्टेंस 0 केल्विन पे 0 ऑफर कर रहा है।
कहाँ पे कर रहा है, 0 केल्विन पे वो 0 ऑफर कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये बिल्कुल सॉरी, रेजिस्टेंस 0 ऑफर नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस 0 ऑफर तब करता अगर यहाँ से शुरू होता। ये यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, ये देखो, ये इतनी वैल्यू तो है एक आर एक्सिस पे, तो यानी कि 0 पे कोई वैल्यू देगा वो आर की। नॉर्मल मेटल है ये, क्या है, नॉर्मल मेटल। जब नॉर्मल मेटल ले गए हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये 300 केल्विन था, रूम टेम्परेचर था। रूम टेम्परेचर से जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते रहेंगे वो कम होती रहेगी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, कम ऑफर करेगा मेटल। कम करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ 0 केल्विन पे वो 0 नहीं होगा नॉर्मल मेटल, पर कुछ एक वैल्यू देगा। ठीक है, समझ गया। बट अगर अब हम इसका यहाँ पे सुपर कंडक्टर Hg का करते हैं, ठीक है, ये किसका Hg मतलब मरकरी का ग्राफ स्टडी करते हैं, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए सेम ही ये भी रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, पर ये ग्राफ में कुछ और होगा। यहाँ से चलते चलते जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है सिमिलरली। बट एक पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा होगा हर मेटल के लिए वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मरकरी के लिए वो 4.2 है। ठीक है, तो 4.2 पे जैसे ही वो टेम्परेचर 4.2 होगा, उसके बाद उसी टेम्परेचर पे एकदम 0 हो जाएगी रेजिस्टिविटी, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार तो अगर 1 एम्पियर का करंट भेज रही है तो 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो होता रहेगा उसमें। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना था, कुछ रेजिस्टेंस होता तो 1 एम्पियर से कम ही आएगा ना, क्योंकि उस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए एक वायर है, नॉर्मल कॉपर वायर ली है। ठीक है, इसमें हम करंट दे रहे हैं, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट दे रहा हूँ इस वायर पे, और इस वायर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना कुछ, वैसे ही एक इसका मान लीजिए कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का। ठीक है, 1 किलो ओम का है। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट पास होगा, जब इधर से पास वायर में जाएगा करंट, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जितना करंट तूने भेजा है उसके साथ V/IR होता है ना, 1 एम्पियर इंटू 1 किलो ओम का। ठीक है, जो ये सॉल्व करके आएगा कितना आएगा, 1×10⁻⁴ वोल्ट। इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। फिर उसको इतना पोटेंशियल ड्रॉप करने में जितना करंट यूज हो जाएगा, फिर बचा कुचा करंट यहाँ पे होगा तुझे मिलेगा। ठीक है, 1 एम्पियर नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस होता तो क्या हो जाता, Y/R। आई तो तूने 1 एम्पियर भेजा, R 0 है, 0 × 0 0, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे। अगर यहाँ इस पॉइंट पे 1 एम्पियर था तो यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, मतलब ये होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि रेजिस्टेंस हो ही ना, तो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि करंट का लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही देखो, अब मान लीजिए, अब ये क्या कह रहा है, अब वही कह रहा है कि अगर देखो टेम्परेचर के साथ मेटल, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कैसे ऑफर वेरी करता है। ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती रहेगी। बट 0 पे 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। ठीक है, वो मेटल टू मेटल वेरी करेगा। अगर Hg लेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, या कुछ भी कोई नॉर्मल मेटल लेते हैं उसकी अलग आएगी। बट जब हमने सुपर कंडक्टर यानी कि Hg लिया, तो वो जैसे जैसे हम उसको टेम्परेचर कम करते रह रहे तो एक पॉइंट आएगा, ये है पॉइंट Tc, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे एकदम से तेरी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर उससे पीछे भी जाएगी, मतलब उस टेम्परेचर से नीचे जाएगी और कम ले जाएगी, तब भी उसकी वो 0 ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ऐसे मेटल्स को या ऐसे कंडक्टर्स, मेटल्स नहीं बोलेंगे, ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, कि जिसमें रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ठीक। हाँ, तो देखो नेक्स्ट, सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेरियस अदर। हाँ, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर भी मेटल टू मेटल वेरी करेगा। जैसे अगर Hg का 4.2 आता है तो किसी और का कुछ और आएगा, किसी और का कुछ और आएगा, ऐसे ही वेरी करेगा। तो जैसे ये अलग मेटल्स है, Pb मतलब लेड, Sn मतलब टीन और In मतलब इंडेनियम।
द फिनोमिना, और देखो ये है, ठीक है, इनमें भी दिख सकता है ये फिनोमिना, आगे डेफिनेशन पढ़ो। द फिनोमिना ऑफ disappearance of electrical resistance of material below a certain temperature was called as superconductivity। समझ गए, मतलब कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का गायब हो जाना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, उस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। एंड द मटेरियल इज द स्टेट एंड मटेरियल इन दिस स्टेट वाज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। और जिस मटेरियल में वो चीज़ हो रही है, उस मटेरियल या उस स्टेट को बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी ना, मतलब कम नहीं, जीरो हो जाएगी, जब वो जीरो हो जाएगी तो उस स्टेज को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उस स्टेज पे वो मेटल नहीं, वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। ये ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे तो पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा। तो ये पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। कोई एक ऐसे मटेरियल है जिन्हें अगर हम ठंडा करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, तो उसमें क्या होता है, देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिकम जीरो। उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी उस टेम्परेचर से नीचे ठंडा करेगी उसे। एंड दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और ये सारे सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड पता है ना कि इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, जो अपने आप अंदर पैदा हो जाती है, तू अप्लाइड नहीं होगी वो, तू कुछ जैसे माने तूने कोई इलेक्ट्रिकल करंट देती है, तो किसी वो देखा था ना कि एक वो होता है इंडक्टर होता है, इंडक्टर तो पता ना, कॉइल, तो उसमें अगर तू करंट देगी तो करंट देने के साथ में वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है, और उस फ्लक्स की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाती है ना सोलोनाइड में, तूने पढ़ाया भी होगा। तो उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड, मतलब हमने दी नहीं है, खुद की खुद अंदर मटेरियल में पैदा होगी, हमने दिया कुछ और था और वो होता है मतलब इंड्यूस्ड का। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि जो हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती है ना उस मटेरियल में, वो कैंसिल कर देती है किसको, जो हमने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड दी होती है। मान लिया हमने किसी मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड दी, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है ऐसे, इसमें हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे दी। ठीक है, तो अंदर भी मान लिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान जस्ट सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी नहीं होती, अलग होती है। मान लिया कैसी भी है, आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड्स लाइन है, मतलब ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पर जो इंड्यूस्ड हो रही है वो ऐसे होगी और वो कैंसिल कर देगी दोनों को, तो मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म में ये होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर। एक एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर का देता हूँ, उससे तेरे को सारा क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है मेड अप ऑफ अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। कोई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने ऐसे बनाया है किसी सुपर कंडक्टर से। ठीक है, कैन फंक्शन फॉर अ ईयर्स टुगेदर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। मतलब सुपर कंडक्टर का मतलब पता है क्या है, देख सुपर कंडक्टर मतलब जीरो रेजिस्टिविटी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा उस मटेरियल में। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट को रोकेगा कौन, कोई नहीं रोकेगा, तो वो चलता रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा करंट का। तो जितना तू देगी उतना देख, लिखा है मटेरियल्स कैन फंक्शन फॉर ईयर्स टुगेदर इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द सप्लाई ऑफ वोल्टेज। जस्ट सपोज मैंने सुपर कंडक्टर लिया, एक सुपर कंडक्टर ले लिया, ये इसमें मैं V वोल्टेज देता हूँ। ठीक है, और एक नॉर्मल कंडक्टर ले लिया, NC का मतलब नॉर्मल कंडक्टर, SC का मतलब सुपर कंडक्टर। बार बार नहीं लिखूंगा ना। देखो सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टिविटी जीरो या R, ठीक है, जैसा भी रेजिस्टिविटी लिखते हैं। प्रॉपर्टी आती है ना, रेजिस्टेंस तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, रेजिस्टेंस तो एक वैल्यू हो जाती है। नॉर्मल कंडक्टर में रेजिस्टिविटी नॉट इक्वल टू जीरो की कोई परफेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, अब देख मान लें अगर हम 10 वोल्ट या कुछ भी देती है, यहाँ पे V देती है, तो सुपर कंडक्टर का मतलब ये है कि V देती है तो दे रही है तब तो V ही मिलेगा, बट जब इसको हटा देगी तो रिमूव कर देती है, तब भी उसमें करंट फ्लो होता रहना चाहिए कई सालों तक। ये है मतलब सुपर कंडक्टर, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा करंट का, तो जितना करंट शुरू में दिया था उतना ही मिलता रहेगा तुझे कई सालों तक। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे देख पहले तो तू यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, फ्लो कराता है, तो करंट फ्लो कराने के बाद यहाँ पे
रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जीरो नहीं है तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो वो ऑफर करने के बाद उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ करंट लॉस हो जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा कुछ करंट, फिर इसको हटा देंगे, फिर नेक्स्ट साइकिल में और कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता, वो जो एक बार दे दिया वो कई सालों तक चलता रहेगा, मतलब एग्जम्पशन है, परफेक्ट आइडियल चीज़ कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो तू भी जानती है। तो इसलिए आइडियल सुपर कंडक्टर में ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस पता लग गया ना नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका। और हाँ एक बात, हाउएवर ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, देख सुपर कंडक्टर बनाने का भी मैंने एक ही तरीका बताया तुझे कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसे ठंडा करो और कूल टेम्परेचर करो, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम वैसे यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, ऐसी ऐसी चीज़ें गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। वो वेरी उसका मेल्टिंग, क्योंकि कुछ गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, माइनस में होता है, -डिग्री सेल्सियस में होता है, तो इसलिए हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो उससे ठंडी हो जाती है चीज़ें जल्द आसानी से। बट इट वॉज नॉट अ फिजिएबल टू मैन्युफैक्चर सच ए डिवाइस, मतलब ठंडा करना बहुत आसान नहीं है कि वो माइनस में 169 या इतना माइनस तक टेम्परेचर ले जाना आसान नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमें कुछ और तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, तभी हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको।